दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। बता दें कि भारत का नया संसद भवन बनाने का टाटा कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट। जाने कितने करोड़ में हो गए तैयार। जी हम बात कर रहे हैं कि संसद भवन की नई इमारत बनाने के लिए टाटा कंपनी ने सभी कंपनियों को पीछे पछाड़ते हुए इसे बनाने का ठेका हासिल कर लिया है। बुधवार को टाटा ग्रुप को नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। टाटा कंपनी को संसद भवन बनाने का ठेका 861.9 करोड़ रुपए में मिला है। टाटा कंपनी को संसद भवन बनाने का ठेका 861.9 करोड़ में मिला है। बता दें कि देश का नया संसद भवन बनाने के लिए 7 कंपनियां प्रतिस्पर्धा में थीं। इन 7 कंपनियों ने संसद भवन बनाने संबंधी ठेका पाने के लिए टेंडर भरा था। इन कंपनियों में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, शपूरजी पलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड और पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड शामिल थी। लेकिन संसद बनाने की बोली में टाटा प्रोजेक्ट ने सबको पछाड़ दिया और उसे ये ठेका मिल गया। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि एम्स डायरेक्टर ने माना देश में शुरू हो चुकी कोरोना महामारी की दूसरी लहर। कही ये बात। जी हां, बात करें कि दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने माना कि देश कुछ हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों तक कोरोना संक्रमितों की संख्या में और वृद्धि होगी, लेकिन इसके बाद में इसमें गिरावट आ जाएगी। ये गिरावट काफी तेज होगी। CNN न्यूज 18 से बातचीत में गुलेरिया ने ये कहा है। आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की पहली वेव चल रही है या दूसरी शुरू हो गई है, ये पता करने का कोई तयशुदा फार्मूला नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी किस रफ्तार से फैल रही है उसी के आधार पर पहली या दूसरी वेव तय की जाती है। उन्होंने ये कहा कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर मानी जा सकती है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि भारत में 50 लाख कोरोना मामलों के बीच गुड न्यूज। रूस भारत को बेचेगा 100 मिलियन वैक्सीन डोज। जी हम बात करें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले 16 सितंबर तक 50 लाख के पार चले गए हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। रूस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वह भारत को कोरोना वैक्सीन की 100 मिलियन डोज बेचेगा। रूस के वेल्थ फंड ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को कोविड-19 स्पुतनिक वी वैक्सीन की 100 मिलियन डोज की आपूर्ति करेगा, क्योंकि इसे भारत में नियामक स्वीकृति मिल गई है। भारत में रूस के कोरोना वैक्सीन ट्रायल का पालन करने और भारतीय फर्म के साथ संयुक्त रूप से आयोजित होने की उम्मीद है। कोरोना वैक्सीन ट्रायल और सप्लाई दोनों घरेलू नियामक अनुमोदन पर निर्भर करेगा। बयान के मुताबिक रूसी वैक्सीन भारत में नवंबर में आ सकती है। और अब अगली खबर बता दें कि उर्मिला मातोंडकर का कंगना पर हमला। हिमाचल में ड्रग्स को लेकर कही ये बात। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद से ही कंगना रनौत बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। हाल ही में कंगना ने दावा किया था कि बॉलीवुड में ज्यादातर स्टार ड्रग्स लेते हैं, जिसके बाद एक्टर और सांसद रवि किशन ने भी संसद में ये मुद्दा उठाया। इस पर पहले जया बच्चन ने पलटवार किया, तो वहीं अब उर्मिला मातोंडकर ने कंगना के गृहराज पर सवाल उठाए हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उर्मिला ने कहा कि पूरा देश मौजूदा वक्त में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की समस्या से जूझ रहा है। कंगना को भी पता है कि हिमाचल ड्रग्स की उत्पत्ति का केंद्र है। ऐसे में जो अभियान वो ड्रग्स के खिलाफ शुरू करना चाहती हैं, उसे अपने गृह राज्य से शुरू करे। उन्होंने आगे कहा कि कंगना ने उन चीजों को लेकर ही विवादित बयान दिया है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, जैसे बॉलीवुड और मुंबई। उर्मिला के मुताबिक कंगना करदाताओं के पैसे से
हाई श्रेणी सुरक्षा लेकर घूम रही हैं। उनको पुलिस को बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट के बारे में बताना था। उन्होंने कहा कि कई लोग पहले विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जब वो इसमें कामयाब नहीं होते तो महिला वाला कार्ड निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई झूठा इंसान हर वक्त चिल्ला रहा हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है। उन्होंने कंगना के दफ्तर पर हुई बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया है। संसद में बोलते हुए मंगलवार को सांसद जया बच्चन ने कहा था कि कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम करने में लगे हैं। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इस पर कंगना ने ट्वीट किया कि कौन सी थाली दी है जया जी। हाँ, जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या आप उर्मिला मातोंडकर की राय से सहमत हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि 5 महीने से डीयू के 12 कॉलेज के कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। दिल्ली सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। जी, हम बात करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 दिल्ली सरकार द्वारा वित्त घोषित कॉलेजों के कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डूटा द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन था। डूटा ने 16 से 18 सितंबर तक हड़ताल का आह्वान किया है। डूटा ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों से 16, 17 एवं 18 सितंबर को हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। डूटा के उपाध्यक्ष आलोक रंजन पांडे ने कहा कि सरकार ने कुछ कॉलेजों के लिए धनराशि जारी की है, लेकिन वह अपर्याप्त है, इसलिए शिक्षक संघ ने हड़ताल का फैसला किया है। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि WHO के वैज्ञानिक का दावा कि कोरोना अभी शुरुआती दौर में, बुरा वक्त आना बाकी। जी, हम बात करें कि भारत में कोविड-19 के 90,123 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है। देश में केवल 11 दिन के अंदर मामले 40 लाख से बढ़कर 50 लाख के पार चले गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के मामले 3 करोड़ के करीब पहुंचने वाले हैं और वहीं 9,38 लोगों की इससे जान भी जा चुकी है। इसी बीच WHO से जुड़े दुनिया के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डेविड नाब्रो ने कोरोना को लेकर दुनिया अभी कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में ही है, इससे भी बुरा वक्त आना बाकी है, यह साइंस फिक्शन से भी भयावह होगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश में कुल कितने राज्य हैं। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि जया बच्चन के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान, जलसा के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जी, आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स मामले को लेकर राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। मामले को लेकर हंगामा बढ़ता देख मुंबई पुलिस ने एहतियात के तौर पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के घर के बाहर पुलिसकर्मियों की टीम तैनात कर दी है। दरअसल सोमवार को गोरखपुर से भाजपा के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने लोकसभा के अंदर बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। इस पर सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जा सकता है। साथ ही जया बच्चन ने रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने उठाया रामदेव की कोरोनिल पर सवाल, कहा आयुर्वेद का गलत इस्तेमाल किया। जी, हम बात करें कि मोदी सरकार ने राज्यसभा में कल सुबह आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पेश किया, जबकि शाम को लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बिल को काफी महत्वपूर्ण बताते हुए सांसदों को धन्यवाद कहा। तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर सरकार और योग गुरु बाबा रामदेव पर इशारों में निशाना साधा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि कोरोना काल में एक ऐसा
क्षण आया था जब एक महापुरुष ने कोरोना की दवाई बनाने का दावा कर दिया। इससे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि उनकी दवाइयां तुरंत बिक गईं। हमें ध्यान रखना होगा कि कोरोना काल में आयुर्वेद का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया है। मनोज झा का ये इशारा बाबा रामदेव पर था। उनकी कंपनी पतंजलि ने जून में ही कोरोनिल नाम से दवा निकाली थी। उस दौरान पतंजलि ने दावा किया था कि ये दवा कोरोना के इलाज में कारगर होगी। हालांकि बाद में उसके ट्रायल और लाइसेंस को लेकर काफी विवाद हुआ। और वहीं अब बता दें कि ड्रग बयान पर हेमा मालिनी ने किया जया बच्चन को सपोर्ट, कहा पूरे बॉलीवुड को निशाना बनाना गलत। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का मामला अब संसद पहुंच चुका है। सोमवार को भाजपा सांसद रवि किशन ने इस मसले को लोकसभा में उठाया था, जिस पर मंगलवार को राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिसके बाद जया बच्चन के बयान पर घमासान मच गया। कुछ लोग जया बच्चन के साथ नजर आए तो कुछ लोग रवि किशन और कंगना का सपोर्ट करते दिखे। दरअसल कंगना ने ही कहा था कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आ जाएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। जिसके बाद मानसून सत्र में सांसद रवि किशन ने यह मसला संसद में उठाया था। आपको बता दें कि सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही ड्रग्स इस्तेमाल की बात क्यों है, लेकिन अब इस मसले पर जया बच्चन को फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का साथ मिला है। उन्होंने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही ड्रग्स इस्तेमाल की बात क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि और भी इंडस्ट्री हैं और ये दुनिया भर में हर कहीं होता है। हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी इंडस्ट्री ही खराब है। जिस तरीके से लोग बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं वे बहुत ही गलत है, ये सही नहीं है। और वहीं बता दें कि जया बच्चन से खुश शिवसेना, सामना में लिखा जब तांडव पर पांडव चुप तो नेत्री ने कड़कड़ाई बिजली। जी हम बात कर रहे हैं कि जया बच्चन के सांसद वाले बयान पर शिवसेना ने नेत्री की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपने बेबाकी और सच बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा कि भारत का सिने जगत पवित्र गंगा की तरह निर्मल है। जिस तरह से ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता, वैसे ही 3 पार्ट कलाकारों का द्वारा किया गया ये दावा कि सिने जगत गटर है को भी पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है। जया बच्चन ने संसद में इसी पीड़ा को व्यक्त किया है। जया जी के ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही बेबाक भी हैं। जया बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। जया बच्चन ने हमेशा अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को कभी छुपाकर नहीं रखा। महिलाओं पर अत्याचार के संदर्भ में उन्होंने संसद में बहुत भावुक होकर आवाज उठाई थी। अब ऐसे वक्त में जब सिनेमा जगत की बदनामी और धुलाई शुरू है, तांडव करने वाले अच्छे खासे पांडव भी जुबान बंद किए बैठे हुए हैं, मानो वे किसी अज्ञात आतंकवाद के साए में जी रहे हैं और कोई उन्हें उनके व्यवहार और बोलने के लिए पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर रहा है। ऐसे में जया बच्चन की बिजली कड़कड़ाई है। उन्होंने इस पीड़ा को समझा है। इस वक्त लाइट, कैमरा और एक्शन बंद है। ऐसे में ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाकर बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। सिने जगत के छोटे बड़े हर कलाकार मानो ड्रग्स के जाल में अटके हुए हैं। 24 घंटे वे गांजा और चिलम पीते हुए दिन बिता रहे हैं। ऐसा बयान देने वालों की डोपिंग टेस्ट होनी चाहिए। और हमें अगली खबर में बता दें कि लद्दाख में चीनी सैनिकों ने 100 से 200 राउंड की चेतावनी फायरिंग। भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। जी आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना ने पिछले हफ्ते पूर्वी लद्दाख के नॉर्थ बैंक के पैंगोंग झील में हवा में चेतावनी शॉट्स फायरिंग की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत से पहले ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ये घटना फिंगर 4 की रिंग लाइन पर हुई, जहां झील के दक्षिणी किनारे पर कई सामरिक चोटियों पर कब्जा करने के बाद भारतीय सेना ने अपनी तैनाती में काफी वृद्धि की है। सूत्रों ने कहा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों ने आक्रामक रूप अपनाते हुए भारतीय सेना की तरफ रुख किया, लेकिन वे कुछ समय बाद वापस लौट आए क्योंकि भारतीय सेना के जवान सतर्कता के साथ डटे हैं। उन्होंने कहा कि वापस जाते समय चीनी सैनिकों ने मुख्य रूप से भारतीय सेना के जवानों को डराने के लिए 100 से 200 राउंड की चेतावनी फायरिंग की।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि मोदी सरकार ने मानी चीनी बैंकों से कर्ज लेने की बात। सुरजेवाला बोले यही है झूठी राष्ट्रभक्ति। जी आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच भी मोदी सरकार चीनी बैंकों से गुपचुप कर्ज ले रही थी। सुरजेवाला ने बुधवार 16 सितंबर 2020 को कहा कि गलवान घाटी में सैनिक कुर्बानी देते हैं, सेना सीना ताने जान हथेली पर लिए खड़ी है। ऐसे में मोदी जी ऐप्स बैन कर तो वाहवाही लूटते हैं और चीन की सरकार के बैंक से गुपचुप कर्ज लेते हैं। यही है झूठी राष्ट्रभक्ति। नहीं चाहिए चीन का पैसा, देश के स्वाभिमान पर समझौता मंजूर नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने दावे के पक्ष में अंग्रेजी अखबार में एक खबर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने औपचारिक रूप से पुष्टि की है कि भारत ने सीमा पर गतिरोध के बीच चीन नियंत्रित बैंक से 1,350 मिलियन डॉलर करीब 9,202 करोड़ रुपए के कुल 2 कर्ज लिए हैं। 15 जून को गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद के बीच जहां देश के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, वहीं 19 जून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए उपायों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 750 मिलियन डॉलर करीब 5,521 करोड़ रुपए के एक कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चीन बीजिंग में स्थित का सबसे बड़ा शेयर धारक है। और वहीं बता दें कि एयर इंडिया को नहीं मिल रहे खरीदार, हमेशा के लिए बंद भी कर सकती है मोदी सरकार। जाने क्या है प्लान। जी हम बात करें कि सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का यदि निजीकरण नहीं हो पाता है तो केंद्र सरकार इसे हमेशा के लिए बंद भी कर सकती है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया के भविष्य को लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि संभव होगा तो सरकार इस एयरलाइन को चलाएगी, लेकिन कंपनी पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में इसका निजीकरण या फिर शट डाउन करना भी विकल्प है। एयरक्राफ्ट संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा में पेश करने से पहले हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि एयर इंडिया को नया मालिक मिलेगा और उसे नई उड़ान मिलेगी। और बता दें कि टीआरपी और सनसनी है टीवी मीडिया की परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के यूपी जिहाद शो पर लगाई रोक। कहा किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बना सकते। जी हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुदर्शन न्यूज को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कथित तौर पर यूपीएससी में मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर आधारित न्यूज शो पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन न्यूज को आज और कल बिंदास बोल कार्यक्रम प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। न्यायालय ने कहा कि पहली नजर में ये मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाले प्रतीत होते हैं। शीर्ष अदालत ने इस कार्यक्रम की 2 कड़ियों के प्रसारण पर रोक लगाते हुए कहा कि इस समय पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाला है। ये कार्यक्रम प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की कथित घुसपैठ के बारे में है। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि जिसमें कांग्रेस नेता का पीएम मोदी पर निशाना। कहा 12 करोड़ की नौकरी चली गई, 175 लाख छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर। मोदी जी चुप क्यों हैं? जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर मोदी पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस नेता ने बंद हो रहे उद्योग और जा रही नौकरियों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल पूछा है। इसके अलावा कंगना रनौत प्रकरण पर मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 12 करोड़ पहले ही नौकरी चली गई है, 1 करोड़ 75 लाख छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर है। अगर आधे भी बंद हुए तो 20 करोड़ से अधिक लोगों की रोजी रोटी और चली जाएगी। मोदी जी चुप क्यों हैं? मीडिया के साथ ही भी फिल्मी हीरोइन से फुर्सत पाए तो मोदी सरकार से देश के बारे में भी सवाल पूछे। गौरतलब है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। एडीबी का कहना है कि कोविड-19 महामारी लंबे समय तक कायम रहने या संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी से भारत का वृद्धि परिदृश्य और प्रभावित हो सकता है। 4 दशकों में ये पहला मौका होगा जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन आएगा। एडीबी की ओर से मंगलवार को जारी एशियाई विकास परिदृश्य एडीओ 2020 अपडेट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसका असर उपभोक्ता आधार
धारणा पर भी पड़ेगा, जिससे चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9% की गिरावट आएगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।